रात काफी आगे बढ़ चुकी थी। पूरा घर शांत था। सिर्फ बाहर चलती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अनवी की आंखों से नींद गायब थी। वो बिस्तर पर बैठी लगातार आर्यमान के बारे में सोच रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी जैसे धीरे धीरे बदलने लगी थी। पहले उसे लगता था कि आर्यमान बस एक शांत, असफल और साधारण आदमी है। लेकिन अब हर दिन कोई नई बात सामने आ रही थी। कभी पावरफुल लोग उसका सम्मान करते दिखते, कभी हथियार वाले लोग उसका पीछा करते, कभी वो ऐसे रिएक्ट करता जैसे उसे डेंजर की आदत हो। और सबसे अजीब बात, वह हर चीज को सामान्य दिखाने की कोशिश करता। कमरे के दूसरे कोने में आर्यमान खिड़की के पास खड़ा था। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बाहर सड़क पर टिकी हुई थीं, जैसे वह हर छोटी आवाज सुन रहा हो। अनवी धीरे से बोली, तुम सोओगे नहीं? नींद नहीं आ रही? क्यों? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर आर्यमान बोला, बस ऐसे ही। अनवी हल्का सा मुस्कुराई। तुम हर बात का आधा जवाब क्यों देते हो? आर्यमान ने उसकी तरफ देखा कुछ पल तक, फिर धीमे स्वर में बोला, क्योंकि कई बार पूरा सच दूसरे लोगों के लिए डेंजरस होता है। ये सुनकर अनवी चुप हो गई। उसने महसूस किया आर्यमान मजाक नहीं कर रहा। वह सच में उसे किसी चीज से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्यों? यही सवाल उसे अंदर से परेशान कर रहा था। अगली सुबह ध्रुव अपने ऑफिस में बैठा था। टेबल पर कई डॉक्यूमेंट्स फैले हुए थे। उसके सामने उसका दोस्त करण बैठा था। ये देख, ध्रुव ने लैपटॉप उसकी तरफ घुमाया। स्क्रीन पर कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स खुले थे। करण ने ध्यान से देखा। तो इन कंपनीज को देख। हाँ, इन सब का इनडायरेक्ट कनेक्शन राठौड़ ग्रुप से है। करण ने सिर हिलाया। तो इसमें नया क्या है? ध्रुव आगे झुक गया। इनमें से दो कंपनीज में आर्यमान का नाम इनडायरेक्टली लिंक्ड है। करण की भौहें सिकुड़ गईं। क्या? ऑफिशियली नहीं, लेकिन इंटरनल सिग्नेचर्स मैच हो रहे हैं। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी फैल गई। करण अब पूरी तरह सीरियस हो चुका था। तुम श्योर हो? अभी नहीं, ध्रुव बोला। लेकिन कुछ तो है। उसकी आंखों में अब सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, अब वहां एम्बिशन भी थी। अगर आर्यमान सच में किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा था, तो ये जानकारी फ्यूचर में बहुत काम आ सकती थी। उधर उसी समय शहर के पुराने इलाके में एक अबैंडन वेयरहाउस। अंदर हल्की रोशनी थी। कमरे में चार लोग मौजूद थे। टेबल पर शहर का नक्शा फैला हुआ था। आर्यमान शांत खड़ा सामने सब सुन रहा था। पिछले 24 घंटों में 3 सर्वेलेंस पॉइंट्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। एक आदमी बोला, किस लेवल की ब्रीच? इंटरनल। आर्यमान की आंखें हल्की सिकुड़ी। मतलब लीक अब लगातार बढ़ रहा था। और सबसे डेंजरस बात, दुश्मन परिषद की वर्किंग स्टाइल समझने लगा था। शेखर जल्दी मूव करेगा, दूसरे आदमी ने कहा। उसे पता है। आर्यमान शांत स्वर में बोला। कमरे में बैठे लोग कुछ सेकंड चुप रहे। फिर सफेद बालों वाले आदमी ने पूछा, तो प्लान क्या है? आर्यमान धीरे धीरे टेबल के पास आया। उसकी नजर नक्शे पर घूमने लगी। अभी हम अटैक नहीं करेंगे, एक आदमी तुरंत बोला। लेकिन अगर हम वेट करते रहे तो? यही वो चाहता है। आर्यमान ने बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सख्त। शेखर प्रेशर क्रिएट कर रहा है ताकि हम जल्दी रिएक्शन दें। कमरे में खामोशी फैल गई, क्योंकि ये बात सही थी। इमोशन में लिया गया डिसीजन हमेशा कमजोर होता है, और शेखर जैसे लोग इसी गलती का इंतजार करते हैं। आर्यमान कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर बोला, पहले लीक ढूंढो। अगर अपर काउंसिल इन्वॉल्व हुआ तो? इस बार उसकी आंखों में हल्का ठंडापन उतर आया। फिर किसी को बचाया नहीं जाएगा। कमरे का माहौल अचानक और भारी हो गया, क्योंकि पहली बार उसकी आवाज में खुला वार्निंग था। शाम, अनवी बाजार से वापस लौट रही थी। सड़क पर सामान्य भीड़ थी, लेकिन उसे लगातार अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कुछ खास नहीं, सामान्य लोग, ट्रैफिक, दुकानें। फिर भी उसके मन का डर कम नहीं हुआ। वो थोड़ा तेज चलने लगी। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ खड़ी काली बाइक धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी। दो आदमी, हेलमेट पहने हुए। उनकी नजर लगातार अनवी पर थी। उधर कुछ दूरी पर खड़ी काली एसयूवी के अंदर बैठे आदमी ने तुरंत फोन उठाया।
टारगेट मूव कर रहा है। दूसरी तरफ से शांत आवाज आई, सिर्फ नजर रखो, अभी कुछ नहीं करना। जी। एसयूवी धीरे धीरे आगे बढ़ी। करीब 20 मिनट बाद अन्वी घर पहुंची। जैसे ही अंदर आई उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसका चेहरा हल्का परेशान था। सविता जी ने तुरंत नोटिस किया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस शायद मुझे गलत फहमी हुई। किस बात की? अन्वी कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। यह सुनते ही सीढ़ियों से उतरते हुए आर्यमान के कदम रुक गए। उसकी आंखें तुरंत अन्वी पर टिक गईं। कहाँ? अन्वी उसकी आवाज सुनकर हल्का चौंकी, क्योंकि पहली बार उसमें अर्जेंसी थी। बाजार में किस तरह के लोग थे पता नहीं, मैंने ठीक से देखा नहीं। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी फैल गई। आर्यमान धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका चेहरा पूरी तरह गंभीर था। अब से अकेले बाहर मत जाना। अन्वी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं सीरियस हूं। इस बार उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी, इतनी ठंडी कि अन्वी कुछ पल चुप रह गई। आर्यमान तुरंत मुड़ा और बाहर चला गया। सविता जी परेशान होकर बोली, इसे क्या हुआ अचानक? लेकिन अन्वी अब समझने लगी थी, ये सिर्फ कंसर्न नहीं था। आर्यमान सच में डर गया था, और शायद पहली बार उसके चेहरे पर वो डर साफ दिखाई दिया था, जिसे वो हमेशा छुपा लेता था। रात। घर से कुछ दूरी पर खड़ी काली एसयूवी के अंदर दो आदमी बैठे थे। उनमें से एक फोन पर धीमे स्वर में बोला, कंफर्मेशन हो गया, लड़की इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर शांत आवाज आई, गुड। आदमी ने धीरे से पूछा, नेक्स्ट आदेश? फोन के दूसरी तरफ बैठा शेखर रेड्डी हल्का सा मुस्कुराया, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, अब आर्यमान खुद हमारे पास आएगा। रात गहरी होती जा रही थी। शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी फैली हुई थी। लेकिन आर्यमान के अंदर जो बेचैनी थी वह कम नहीं हो रही थी। घर से कुछ दूरी पर खड़ा वह अपनी गाड़ी के पास खामोश खड़ा था। उसके सामने महेंद्र प्रताप का भेजा हुआ एक आदमी मौजूद था। पूरी बात बता। आदमी ने सिर झुकाया। आज दोपहर से अन्वी मैडम पर नजर रखी जा रही थी। आर्यमान की आंखें ठंडी हो गई। कितने लोग? कम से कम 4। प्रोफेशनल? जी। जी। कुछ सेकंड की खामोशी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। आर्यमान का चेहरा अब पूरी तरह शांत था, लेकिन उसे अच्छी तरह जानने वाले समझ जाते, ये वही खामोशी थी जो किसी बड़े फैसले से पहले आती थी। उन्होंने सिर्फ निगरानी की। अभी तक। अभी तक। आर्यमान ने धीरे से दोहराया। यही शब्द सबसे ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इसका मतलब था अगला कदम अभी बाकी है। सुरक्षा बढ़ा दो। ऑलरेडी कर दी गई है। अन्वी को पता नहीं चलना चाहिए। जी। आदमी कुछ पल झिझका, फिर बोला, यंग मास्टर, अगर शेखर सच में परिवार तक पहुंच गया है। वह आगे नहीं बोला, क्योंकि बाकी बात दोनों समझ रहे थे। आर्यमान ने धीरे से आसमान की तरफ देखा। काले बादल फिर लौट रहे थे। वो अभी वार्निंग दे रहा है, और अगर अगला कदम वार्निंग ना हुआ तो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर आर्यमान बोला, अब खेल बदल जाएगा। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी, लेकिन उसमें ऐसा ठंडापन था कि सामने वाला आदमी भी चुप हो गया। उधर शर्मा हाउस में अन्वी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं था। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं लगातार उसके दिमाग में घूम रही थीं। आर्यमान का व्यवहार, अजनबी लोग, हथियार, राठौड़ नाम, और अब उसकी अचानक चिंता, अब से अकेले बाहर मत जाना। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे। आर्यमान ने यह बात सिर्फ कैजुअली नहीं कही थी, वह सच में परेशान था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। रिद्धिमा का कॉल था। मैडम कैसी हो? अन्वी हल्का सा मुस्कुराई। ठीक हूं। झूठ। क्या? तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम फिर ओवर थिंकिंग कर रही हो। अन्वी कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुम्हें कभी लगा है कि कोई इंसान पूरी जिंदगी छुपा कर जी रहा हो? फिर वही आर्यमान? हाँ। रिद्धिमा हंस पड़ी। तुम्हें अपने पति से प्यार तो नहीं होने लगा? अन्वी तुरंत चुप हो गई। कुछ सेकंड,
फिर बोली, बकवास मत करो। लेकिन जवाब देते समय उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके अंदर क्या बदल रहा है। वह अभी प्यार नहीं था, लेकिन पहले जैसी दूरी भी नहीं रही थी। अब उसके अंदर चिंता होने लगी थी, और चिंता वही होती है जहां दिल धीरे धीरे जुड़ने लगता है। अगली सुबह ध्रुव अपने ऑफिस पहुंचा। उसके दिमाग में पिछले कई दिनों से एक ही बात घूम रही थी, आर्यमान। उसे अब यकीन हो चुका था कि बात सामान्य नहीं है, और जब ध्रुव किसी चीज को लेकर जिद पकड़ लेता था तो आसानी से छोड़ता नहीं था। करण, उसने अपने दोस्त को बुलाया। हाँ, मुझे पूरी बैकग्राउंड रिपोर्ट चाहिए। किसकी? आर्यमान की। करण कुछ सेकंड चुप रहा। तुम सीरियस हो? बहुत। अगर कुछ ना निकला तो? ध्रुव कुर्सी पर पीछे झुक गया। तो मुझे सुकून मिल जाएगा। और अगर निकल आया? इस बार ध्रुव की आंखों में अलग चमक थी। तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। करण उसे देखता रह गया। उसे महसूस हो रहा था ध्रुव की क्यूरियोसिटी अब ऑब्सेशन बनती जा रही है, और ऑब्सेशन अक्सर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। उधर शहर के दूसरे कोने में एक विशाल बंगले के अंदर बैठक चल रही थी। कमरे में कई प्रभावशाली लोग मौजूद थे। राजनीति, अनबार, बिजनेस, सुरक्षा तंत्र, सबके प्रतिनिधि। कमरे के बीचों बीच शेखर रेड्डी शांत बैठा था। उसके सामने कुछ तस्वीरें रखी थीं। उनमें एक तस्वीर पर उसकी नजर थोड़ी देर ज्यादा रुकी। अन्वी की तस्वीर। फिर उसने धीरे से उसे एक तरफ रख दिया। आर्यमान ने क्या रिएक्शन दिया? एक आदमी बोला, जैसा आपने सोचा था। परिवार की बात आते ही? जी। शेखर हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा। कमरे में बैठे लोग चुप थे, क्योंकि वे जानते थे जब शेखर मुस्कुराता है तब किसी ना किसी के लिए परेशानी शुरू होने वाली होती है। वो हमेशा से ऐसा था। शेखर धीरे स्वर में बोला, शांत, धैर्यवान, और अपने लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा लॉयल। उसने कुर्सी पर हल्का सहारा लिया। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ सेकंड बाद उसने आगे कहा, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। उसी समय दिल्ली, एक पुरानी इमारत, ऊपरी मंजिल पर बने एक निजी कमरे में वीरेंद्र राठौड़ खिड़की के पास खड़े थे। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में छोटा आर्यमान मुस्कुरा रहा था। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पीछे खड़े महेंद्र प्रताप ने धीरे से कहा, वो अभी भी वापस आने को तैयार नहीं है। वीरेंद्र कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, मैं जानता हूं। तो फिर? उन्होंने धीरे धीरे तस्वीर टेबल पर रख दी। अब हालात उसे मजबूर करेंगे। महेंद्र प्रताप ने उनकी तरफ देखा। क्या आपको लगता है समय आ गया है? वीरेंद्र राठौड़ की आंखें धीरे धीरे गंभीर हो गईं। फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, नहीं, समय आ नहीं रहा, समय आ चुका है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।